गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक। हमारा बायोलॉजी का 8वां चैप्टर चल रहा था पादपों में खनिज पोषण, जिसमें कल हम बात कर रहे थे अनिवार्य पोषक तत्वों की कि पादपों में कौन कौन से अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। अनिवार्य पोषक तत्व हम किन को बोल रहे थे? वे खनिज तत्व जो पौधों के वृद्धि और विकास में आवश्यक होते हैं उनको अनिवार्य पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, उनकी संख्या कितनी थी पादपों में? 17। टोटल खनिज तत्व पादपों में कितने पाए जाते थे? 60। कितने पाए जाते हैं? 60, जिसमें से 17 क्या है? अनिवार्य पोषक तत्व है। क्या है? अनिवार्य पोषक तत्व। ठीक है, अनिवार्य पोषक तत्वों को हमने आवश्यक मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कौन कौन सा? बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, तो आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं हम बृहद पोषक तत्व को कि बृहद पोषक तत्व किसे बोलोगे आप? तो वे अनिवार्य पोषक तत्व जिनकी मात्रा पौधों में, पौधों के 1 ग्राम शुष्क भार में। अब शुष्क भार क्या है वो हमने पढ़ लिया पहले। पौधों के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 mg मतलब मिलीग्राम। पौधों के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 mg मात्रा में पाए जाते हैं या अधिक सांद्रता में पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बृहद पोषक तत्व। इनको अन्य नाम से भी हम जानते हैं। बृहद पोषक तत्व को हम दीर्घ पोषक तत्व भी बोल सकते हैं, गुरु पोषक तत्व भी बोल सकते हैं, या प्रधान पोषक तत्व भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था बृहद पोषक तत्व। अब जो बृहद पोषक तत्व है या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स है, उनको भी हमने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। कौन कौन सा? प्राथमिक बृहद पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक बृहद पोषक तत्व और द्वितीयक बृहद पोषक तत्व। ठीक है बच्चों, तो प्राथमिक बृहद पोषक तत्व या प्राथमिक गुरु पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, याद रखना ये चीज। प्राथमिक, दीर्घ या गुरु या प्रधान पोषक तत्व कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, प्राय मृदा में इनकी क्या रहती है? कमी रहती है। प्राय मृदा में इनकी कमी रहती है तथा इनकी उपयोगिता के आधार पर, किनको? प्राथमिक गुरु पोषक तत्वों को इनकी उपयोगिता के आधार पर इन्हें हम क्रांतिक, कौन से तत्व बोलते हैं? क्रांतिक तत्व बोलते हैं, या इनको इनकी उपयोगिता के कारण इन्हें क्रांतिक तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, अब इनकी मृदा में या मिट्टी में कमी रहती है, तो इनकी पूर्ति का स्रोत क्या होगा? तो इनका प्रमुख स्रोत रासायनिक उर्वरक या रासायनिक खाद जो होता है वो होता है। तो इनका प्रमुख स्रोत क्या है? रासायनिक उर्वरक। किनका? प्राथमिक गुरु पोषक तत्वों का। ठीक है, तो बृहद पोषक तत्वों को हमने 2 कैटेगरी में बांटा। प्राथमिक बृहद पोषक तत्व जो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अब बात करते हैं द्वितीयक पोषक तत्व की। द्वितीयक पोषक तत्व हैं ये 3: कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, तो 3 तो द्वितीयक पोषक तत्व हैं और 3 ही प्राथमिक गुरु पोषक तत्व हैं। लेकिन टोटल संख्या बृहद पोषक तत्व की कितनी है? 9। कितनी है? 9। बच गए शेष 3। उन 3 के बारे में मैं बाद में, ये जब पूरा होगा टॉपिक अपना तब बताऊंगा। ठीक है, तो 3 तो हो गए प्राथमिक गुरु पोषक तत्व और 3 हो गए द्वितीयक गुरु पोषक तत्व। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया बृहद पोषक तत्व। अब बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की। सूक्ष्म पोषक तत्व किसे बोलोगे? तो नाम से पता चल रहा है जिनकी सांद्रता पादपों में कम पाई जाती है, जिनकी मात्रा पादपों में कम पाई जाती है। कितनी कम? तो पौधों के 1 ग्राम शुष्क भार में ऐसे पोषक तत्व जिनकी मात्रा 1 mg से कम हो, 1 ग्राम शुष्क भार में 1 mg से कम हो, उनको हम क्या बोलेंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व। इनको अन्य नाम जैसे लघु पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। इनको हम ट्रेस तत्व या ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ट्रेस एलिमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? बोरोन, कॉपर,
क्लोरीन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकिल, जिंक और आयरन या फेरस। ठीक है, तो ये हो गए आपके सूक्ष्म पोषक तत्व। कितने हो गए? 3, 2, 5, 5 से 3, 8। तो 8 तो हो गए सूक्ष्म पोषक तत्व और 6 हो गए आपके बृहद पोषक तत्व। बच गए 3 17 में से। वो 3 कौन से? वो 3 बच जाते हैं हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको हमने खनिज तत्वों में इंक्लूड नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनका स्रोत या इनको पादप जल और वायु से, जल और वायुमंडल से ग्रहण करते हैं इनको। इस वजह से कई वैज्ञानिक इनको क्या मानते हैं? अखनिज तत्व मानते हैं। क्या मानते हैं? अखनिज तत्व। इस वजह से इनको हमने इनमें इंक्लूड नहीं किया। आगे बात समझ में? तो ये हो गए बृहद पोषक तत्व और लघु पोषक तत्व। ठीक है, तो ये डिवाइडेशन किस आधार पर था? ये डिवाइडेशन आधार पर था आवश्यक मात्रा के आधार पर। ठीक है, अब अगला जो इनका ग्रुप है या इनका जो वर्गीकरण है अगला, वो किस आधार पर पढ़ेंगे हम? कार्य के आधार पर, कि अनिवार्य पोषक तत्वों को कार्य के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया है, वो हमारा अगला टॉपिक रहेगा। तो अभी हमने पढ़ा कि जो पादपों में 17 अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनको आवश्यक मात्रा के आधार पर हमने 2 कैटेगरी में बांटा, बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। अब हम बात करेंगे कि इन अनिवार्य पोषक तत्वों को इनके कार्य के आधार पर, किसके आधार पर? कार्य के आधार पर किस प्रकार से बांटा गया है, या कार्य के आधार पर इन अनिवार्य पोषक तत्वों को हम 4 श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं, या 4 भागों में इसको हमने वर्गीकृत किया है। कौन कौन से है? पहला है रचनात्मक तत्व। पहला है रचनात्मक तत्व। तो रचनात्मक तत्व कौन से कहलाएंगे? तो वे अनिवार्य पोषक तत्व जो जैव अणुओं के घटक होते हैं। जैव अणु जैसे डीएनए, आरएनए हो गया। तो वे अनिवार्य पोषक तत्व जो जैव अणुओं के घटक, किसके? जैव अणुओं के घटक होते हैं, अर्थात ये कोशिका के रचनात्मक तत्व होते हैं। ये कोशिका के रचनात्मक तत्व होते हैं, मतलब कोशिका को बनाने वाले होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? रचनात्मक तत्व कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये कैसे तत्व हैं? रचनात्मक तत्व हैं। है तो ये अनिवार्य पोषक तत्व, लेकिन कैसे हैं? रचनात्मक पोषक तत्व। रचनात्मक पोषक तत्व क्यों बोला हमने इनको? क्योंकि ये जैव अणुओं के क्या होते हैं? घटक होते हैं, या कोशिका के रचनात्मक तत्व होते हैं। ठीक है, कोशिका को बनाने वाले होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड नंबर, ऊर्जा संबंधित तत्व। ऊर्जा संबंधित तत्व कौन से होंगे? तो वे तत्व जो पौधों की ऊर्जा से संबंधित, जो पौधों की ऊर्जा से संबंधित जो रासायनिक यौगिक होते हैं, जैसे एटीपी हो गया। एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि कोशिकीय ऊर्जा है। तो वे तत्व जो पौधों की ऊर्जा से संबंधित रासायनिक यौगिकों के घटक होते हैं। वे तत्व जो पौधों की ऊर्जा से संबंधित रासायनिक यौगिकों के घटक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा संबंधित तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा संबंधित तत्व। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एटीपी में क्या पाया जाता है? फास्फोरस। क्या पाया जाता है? फास्फोरस। ठीक है, तो फास्फोरस क्या है? अनिवार्य पोषक तत्व है, लेकिन किस प्रकार का? ऊर्जा संबंधित तत्व है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा से संबंधित रासायनिक यौगिकों के घटक है। जैसे एटीपी में क्या है? फास्फोरस। क्लोरोफिल में क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। तो ये क्या हो गए? ऊर्जा संबंधित तत्व हो गए। ठीक है, अगला है एंजाइम सक्रियक। एंजाइम सक्रियक मतलब एक्टिवेटर। एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले खनिज तत्व या अनिवार्य पोषक तत्व। तो जो एंजाइमों को सक्रिय करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, या बाधित करते हैं, या डीएक्टिवेट करते हैं, उनकी क्रिया को मंद करते हैं, वो क्या होते हैं? एंजाइम सक्रियक होते हैं। वो कौन से खनिज तत्व होते हैं? एंजाइम सक्रियक। कौन कौन से हैं? मैग्नीज, जिंक, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। ठीक है, तो ये कौन से हो गए? एंजाइम सक्रियक। कौन से हो गए? एंजाइम सक्रियक। चौथा प्रकार के होते हैं कुछ ऐसे अनिवार्य पोषक तत्व भी होते हैं जो कोशिका के प्रासरणीय विभव को बदलते हैं। जो कोशिका के प्रासरणीय विभव को बदलते हैं, जैसे हमने पोटेशियम पढ़ा था रंध्रों खुलने और बंद होने में। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? कोशिका के प्रासरणीय विभव को बदल रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं जो कोशिका के प्रासरणीय विभव को चेंज करते हैं या बदलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कैल्शियम नहीं, पोटेशियम और क्लोरीन। पोटेशियम और क्लोरीन।
तो पोटेशियम का हमने पढ़ा था, पोटेशियम की जो भूमिका है रंध्रों के खुलने और बंद होने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये डिवाइडेशन हो गया किस आधार पर, कार्य के आधार पर, किस आधार पर, कार्य के आधार पर। ठीक है बच्चों, अब हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ एक बार फिर समझा देता हूँ उस मैटर को मैं, हम बार बार कह रहे हैं कि अनिवार्य पोषक तत्व कितने हैं, 17। कितने हैं, 17। ठीक है, अब दो शब्द आते हैं, अखनिज तत्व और खनिज तत्व। तो जो अनिवार्य पोषक तत्व है उनको हम क्या बोलते हैं, खनिज तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खनिज तत्व। क्यों, क्योंकि पेड़ पौधे इनको कहाँ से प्राप्त करते हैं, मृदा से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं, मृदा से। तो इन अनिवार्य पोषक तत्वों को जिनको हम खनिज तत्व बोल रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, 17 है। कितनी है, 17 है। लेकिन अब समझो इस बात को, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, इनका स्रोत मृदा नहीं है। इनका स्रोत मृदा नहीं है, या ये कहें कि पौधे इनको जल से और वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जल से और वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। इस वजह से कुछ वैज्ञानिक इनको खनिज तत्वों में इंक्लूड नहीं करते हैं, इनको अखनिज तत्व कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी जो नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी जो नाइट्रोजन है उसको पेड़ पौधे वायुमंडल से प्राप्त नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि जो उच्च स्तरीय पौधे होते हैं वो सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, उनको किस के सहयोग से प्राप्त करते हैं, मृदा के सहयोग से प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में पहले कन्वर्ट किया जाता है मृदा में, और फिर मृदा से ही प्राप्त किया जाता है पौधों के द्वारा। ठीक है, इस वजह से केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो क्या है, अखनिज तत्व। क्या है, अखनिज तत्व। ठीक है तो अनिवार्य पोषक तत्व, लेकिन क्या है, अखनिज तत्व। बच गए 17 में से 3 गए, कितने बचे, 14। 14 जो बचे शेष वो क्या कहलाते हैं, खनिज तत्व। कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। ये जो 14 है ये क्या कहलाते हैं, खनिज तत्व। बाकी जो 3 है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कहलाते हैं अखनिज तत्व। क्यों, क्योंकि इनको पेड़ पौधे मृदा से प्राप्त नहीं करते। ठीक है, और इनको हम पेड़ पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं। ये एक बार यहाँ फिर से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया अनिवार्य पोषक तत्वों का क्लासिफिकेशन या अनिवार्य पोषक तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, अब टॉपिक उठाएंगे जो हम 17 को अनिवार्य पोषक तत्व है उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जो 17 अनिवार्य पोषक तत्व हैं जो पौधों में पाए जाते हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब हम शुरुआत करेंगे किनकी, अनिवार्य तत्वों की उपयोगिता और उनकी न्यूनता से प्रकट होने वाले, उनकी कमी से प्रकट होने वाले न्यूनता के लक्षण, ये पढ़ेंगे प्रत्येक किनकी, अनिवार्य पोषक तत्वों के बारे में, उसकी उपयोगिता और उसकी कमी से पौधों में उत्पन्न होने वाले न्यूनता के लक्षण, ये टॉपिक चलेगा अब अपना। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं पादपों के पोषण में अनिवार्य पोषक तत्वों की भूमिका। अगला टॉपिक है हमारा पादपों के पोषण में अनिवार्य पोषक तत्वों की भूमिका। इस टॉपिक के अंतर्गत हम सभी जो 17 अनिवार्य पोषक तत्व हैं, सभी अनिवार्य पोषक तत्वों की उपलब्धता, उपयोगिता एवं कमी व अधिकता से उत्पन्न होने वाले लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सभी जो 17 अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं उनकी उपलब्धता, उपयोगिता, कमी व अधिकता से पादपों में उत्पन्न होने वाले लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम एक साथ ही पढ़ते हैं जो अखनिज तत्व थे 3, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उन तीनों को हम एक साथ ही पढ़ लेते हैं। तो ये तीनों के तुम क्या है, अखनिज तत्व हैं। क्या है, अखनिज तत्व है। क्यों, क्योंकि पौधे इनको मृदा से प्राप्त ना करके, इनका प्रमुख स्रोत क्या होता है पौधों के लिए, वायु व जल। तो पेड़ पौधे इनको वायु व जल से प्राप्त करते हैं, इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, अखनिज तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अखनिज तत्व। ठीक है, अब पादप इनको जल और वायु से प्राप्त कर रहे हैं तो कभी भी पादपों में इनकी न्यूनता नहीं होती है।
या पादपों में कभी भी इनकी कमी नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो अखनिज तत्व है ये सभी कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और वसा हो गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनके प्रमुख घटक होते हैं कौन से? ये अखनिज तत्व कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अलावा जो कार्बन है, कार्बन को पौधे CO2 के रूप में वायु से, मतलब अब मैं प्राप्ति बता रहा हूँ, स्रोत बता रहा हूँ कि पेड़ पौधे कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। तो कार्बन को तो पेड़ पौधे CO2 के रूप में वायु से, ऑक्सीजन को CO2 व O2 के रूप में वायु से, और हाइड्रोजन को जल के रूप में भूमि से प्राप्त करते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो जो ये 3 अखनिज तत्व हैं उनको कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो कार्बन को तो पेड़ पौधे CO2 के रूप में वायु से, ऑक्सीजन को CO2 और O2 के रूप में वायु से, और हाइड्रोजन को जल के रूप में, जल के रूप में या जल के रूप में कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? भूमि से प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अखनिज तत्व। क्या हो गए? अखनिज तत्व। ठीक है, अब बात करेंगे हम नाइट्रोजन के बारे में। अगला हमारा अनिवार्य पोषक तत्व आता है नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है, या वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी? 78%। ठीक है, अब जो पेड़ पौधे हैं वो हमने बताया कि पेड़ पौधे सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते, तो पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन का अवशोषण भूमि के सहयोग से या मृदा के सहयोग से करते हैं। किस रूप में करते हैं? तो पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण नाइट्रेट तथा अमोनिया के रूप में करते हैं। ठीक है, अब इनका उपयोग क्या है पादपों में? तो पादपों में नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन, एमिनो अम्ल, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल, DNA RNA, न्यूक्लिक अम्ल, क्लोरोफिल व अन्य कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। तो पेड़ पौधे जो अवशोषण कर रहे हैं किसका? नाइट्रोजन का। किस रूप में? नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में। उसका उपयोग किस रूप में करते हैं? तो उसका उपयोग प्रोटीन, एमिनो अम्ल, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल, क्लोरोफिल व अन्य कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पादपों किन भागों में होती है? तो नाइट्रोजन की आवश्यकता पादपों में जो विभजोतक उत्तक होता है या जो विभाजनशील कोशिकाओं का समूह होता है उनको, कलिकाओं को तथा अन्य जीवित कोशिकाओं को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसका सबसे अच्छा और उत्तम स्रोत क्या है पादपों के लिए? तो रासायनिक उर्वरक के रूप में यूरिया, रासायनिक उर्वरक या रासायनिक खाद के रूप में यूरिया नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नाइट्रोजन की कमी से पादपों में क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, या नाइट्रोजन की जब पादप में कमी हो जाए तो क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां क्या हो जाती है? पादप की पीली पड़ जाती है। पत्तियां क्या हो जाती है? पीली पड़ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हरिमाहीनता। क्या बोलते हैं? हरिमाहीनता। हरिमाहीनता का मतलब है पर्णहरित का नष्ट हो जाना, पर्णहरित का नष्ट हो जाना। तो पत्तियां क्या पड़ जाती है? पीली पड़ जाती है। ठीक है, और हरिमाहीनता या पर्णहरित क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। हरिमाहीनता मतलब पर्णहरित का नष्ट होना। तो हरिमाहीनता कब होगी? हरिमाहीनता पहले तो होगी पुरानी पत्तियों में और फिर होगी नई पत्तियों में। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कमी से क्या होती है? पत्तियां पीली पड़ जाती है। पहले कौन सी पत्तियां पीली पड़ेंगी? पुरानी पत्तियां, उसके बाद नई पत्तियां। ठीक है, हरिमाहीनता का मतलब पादपों में पर्णहरित का नष्ट होना। अब पादपों में जब पर्णहरित नष्ट होता है या पर्णहरित जब विघटित होता है तो पत्तियां पीली हो जाती है। तो पत्तियां पीली क्यों दिखाई देती है? तो जब पादपों में पर्णहरित नष्ट होता है या पर्णहरित का विघटन होता है या पर्णहरित जब विघटित होता है तो कौन सा वर्णक बनता है? एंथोसायनिन। कौन सा वर्णक बनता है? एंथोसायनिन वर्णक बनता है। ठीक है, और ये एंथोसायनिन वर्णक कैसे रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, इस वजह से पत्तियां कैसी दिखाई देती है? गुलाबी रंग की दिखाई देती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके बारे में एग्जाम में, हरिमाहीनता को स्पष्ट कीजिए। तो नाइट्रोजन की कमी से पादपों में हरिमाहीनता होती है
हरिमाहीनता का मतलब पर्णहरित का नष्ट होना है। जब पर्णहरित विकृत होता है तो एंथोसायनिन वर्णक बनता है जो कि गुलाबी रंग का होता है। इस कारण पत्तियां कैसी दिखाई देती है? गुलाबी रंग की दिखाई देती है। इसके अलावा नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है? तो इसके अलावा नाइट्रोजन की कमी से कोशिका विभाजन की दर और प्रकाश संश्लेषण की दर में भी क्या आती है? कमी आती है। किसके कारण? नाइट्रोजन की कमी के कारण। नाइट्रोजन की कमी के कारण कोशिका विभाजन की दर और प्रकाश संश्लेषण की दर में भी कमी आती है। इसके अलावा श्वसन दर, पादपों की जो श्वसन दर है वो भी क्या पड़ जाती है? मंद पड़ जाती है। श्वसन दर भी मंद पड़ जाती है और पादप की जो वृद्धि है, पादपों की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। पादप कैसे रह जाते हैं? बौने रह जाते हैं। पादप कैसे रह जाते हैं? बौने रह जाते हैं। ठीक है। और जिन पादपों में नाइट्रोजन की कमी होती है उन पादपों में पुष्पन भी देरी से होता है, या पुष्प खिलने की या पुष्प आने की जो क्रिया है वो भी देरी से होती है। ठीक है। तो ये थे नाइट्रोजन की कमी के लक्षण जो पादपों में उत्पन्न होते हैं या पादपों में दिखाई देते हैं। ठीक है। तो ये था नाइट्रोजन। हमने 4 पोषक अनिवार्य पोषक तत्व पढ़ लिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बाकी पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।